नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। डेट है आज की 16 जनवरी 2022 और आज हम लोग करंट अफेयर देखेंगे स्टेट पीएससी से रिलेटेड और एमसीक्यू की फॉर्मेट में इसको कवर करेंगे। ये आपको सीरीज़ जो है वो बायलिंगुअल फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक अपडेट। हम लोग इस इनिशिएटिव के तहत जो अब आपको कोई भी इनिशिएटिव देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे, 5 इनिशिएटिव्स हम लोग साइमल्टेनियसली चलाएंगे। एक आपको घटना चक्र की सीरीज़ जो है वो देखने को मिलेगी। मैंने आपको कल भी इसके बारे में बताया था। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। मध्य प्रदेश की जीके आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी विद इन अ वीक। इसके अलावा डेली आपका एक सब्जेक्ट कवर करवाया जाएगा एमसीक्यू की फॉर्मेट में। लगभग 10 से 15 क्वेश्चन उसके होंगे। फिर हमारे यूपीएससी के करंट अफेयर को हम लोग टारगेट करेंगे और स्टेट पीएससी के करंट अफेयर को टारगेट करेंगे। तो कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से आपको इनको 5 इनिशिएटिव्स को देखना है। डोंट वरी, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 से 15 मिनट में पर वीडियो को वाइंड अप करें, तो आप कंप्लीटली जो है अपनी प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं विद इन द टाइम फ्रेम। शॉर्ट नोट्स जो हैं दोस्तों वो ज़रूर बना लीजिएगा, ताकि आपको जो है किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, क्योंकि हमारा जो है टारगेट है वो सारे के सारे 2022 के जितने भी एग्जाम्स हैं, एक उसको बैलेंस्ड वे में कवर करने का हमारा टारगेट है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक अपडेट और दोस्तों, अगर आप इन डिस्कशन से रिलेटेड पीडीएफ्स जो हैं, अगर आपको उनको डाउनलोड करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मिल जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये कुछ सिंपल दिखेगा आपको, ट्रू आईएएस एंड पीसीएस का सिंप्लीफाइड वे। आप इसको ज्वाइन कर लेना और कोई भी पर्सनल डाउट या क्वेरी हो तो आप इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, truies1995@gmail.com। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं फाइनली। सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको ये बताना है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि नेशनल यूथ डे। ये किसके विचारों और सिद्धांतों को, किसके आइडियाज़ और डॉक्ट्रिन्स को प्रोपोगेट करने के लिए मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, स्वामी विवेकानंद, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो स्क्रीन को पॉज करके करेक्ट आंसर के बारे में सोचिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद जी के आइडियाज़ को प्रोपोगेट करने के लिए 12 जनवरी का जो दिन है, उनके सिद्धांतों और विचारों को जो है प्रसार करने के लिए उनका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो एक बारी हम लोग एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों। तो 12 जनवरी जो है वो बर्थडे होता है स्वामी विवेकानंद जी का, जो कि नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है 1984 के टाइम से। मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है, रैशनल थिंकिंग को जो है प्रमोट करना, तर्क संगत सोच जो है रैशनल थिंकिंग जिसको कहते हैं, उसको प्रमोट करना युवाओं के बीच में, और उनको ये याद दिलवाना कि वो इस कंट्री की ग्रोथ का पिलर है, इसका फ्यूचर है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे ये पूछ रहा है, किन्होंने विवेकानंद जी को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था? इनमें से कौन सी पर्सनैलिटी ने विवेकानंद जी को कहा था आधुनिक भारत का निर्माता? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है विवेकानंद जी को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था। यहाँ पर देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद जी को कहा था कि वो आधुनिक भारत के निर्माता हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, आपको ये बताना है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के बारे में कुछ स्टेटमेंट कंसिडर करना है। सबसे पहली स्टेटमेंट हमसे ये करी है, क्या इसका एम ये है कि एक इंटीग्रेटेड मार्केट सिस्टम बनाया जाए जिसमें 16 मेंबर कंट्रीज जो हैं होती हैं? दूसरा, इस पार्टनरशिप के अंतर्गत यूएस और चाइना जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया की मदद करेंगे कि वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को एक्वायर कर सके। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट दोस्तों करेक्ट है। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 और 2? ध्यान से सोचिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नीदर 1 नॉर 2। क्यों, देखते हैं। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो इफेक्ट में आया 1 जनवरी 2022 से। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन है इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वॉल्यूम। वर्ल्ड में जितना भी व्यापार होता है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए तो ये इसके पास लार्जेस्ट ट्रेड वॉल्यूम है। ये एक ट्रेड डील है जो कि 10 जो आसियान कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, थाईलैंड, सिंगापुर, आसियान कंट्रीज़, इसके अलावा 10 प्लस आपको जो कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 1 2 3 4 5, ये
कंट्रीज जो हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। और ये जो आप याद रखना दोस्तों कि ये जो आसियान है, आसियान का आप नीचे कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये बताइए कि इसका हेडक्वार्टर जो है का ये एक प्रकार की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये वाली बात आप याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए ये है क्या, ये एक प्रकार की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे हमारे साउथ एशिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है सार्क, ऐसे ही साउथ ईस्ट एशिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है आसियान। कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये बताइए कि आसियान का हेडक्वार्टर जो है वो है कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। हमसे ये बोला गया है जो गगनयान है वो हाल ही में न्यूज़ में देखा गया है, वो क्या है? ये क्या इंडिया का इंडिजिनस एंटी मिसाइल प्रोग्राम है? क्या ये एक डिफेंस समझौता है इंडिया और रूस के बीच में? क्या ये एक पृथ्वी की निचली कक्षा के लिए एक भारतीय मानवीय अंतरिक्ष उड़ान मिशन है? क्या ये इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है लो अर्थ ऑर्बिट के लिए? या फिर ये एक इजरायली रडार सिस्टम है, इजरायली रडार प्रणाली है? इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है ये एक इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है लो अर्थ ऑर्बिट के लिए। यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा। जो ऑब्जेक्टिव है गगनयान प्रोग्राम का, उसका मकसद ये है कि कैपेबिलिटी को डेमोस्ट्रेट करना कि कैसे हम लोग इंसानों को लो अर्थ ऑर्बिट में भेज सकते हैं। इसके लिए इंडियन लॉन्च व्हीकल का जो है सहारा लिया जाएगा और मकसद ये भी है कि उनको वापस अर्थ तक लेकर आना। वैसा भी ना होना कि रॉकेट तो चला गया और मिशन फेल हो गया और वो वापस ही ना आ पाए अर्थ पर, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट तरीके से एक ये है कि आप स्पेस तक जाओ और स्पेस तक जाना भी है और वापस अर्थ तक आना भी है सक्सेसफुली। तो इसकी प्रिपरेशन लॉन्च की बात करते हैं। 4 भारतीय मूल के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उन्होंने ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट करी रशिया के प्रोग्राम के अंतर्गत। रशियन एस्ट्रोनॉट्स ने, रशियन ट्रेनिंग सेंटर ने हमारे एस्ट्रोनॉट्स को 4 एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करा। और यहाँ पर इसरो का हैवी लिफ्ट लॉन्चर जो है GSLV Mark 3 वो यूज़ करा जा रहा है मिशन के लिए। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी GSLV के बारे में हमें स्टेटमेंट ये बतानी है। सबसे पहले GSLV Mark 3 जो है वो उसको डिज़ाइन करा गया है सैटेलाइट्स को दोनों जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में और लो अर्थ ऑर्बिट में लेकर जाने के लिए। दूसरी स्टेटमेंट हमसे कह रही है मिशन जैसे गगनयान और चंद्रयान 3 ये GSLV Mark 3 की सहायता से लॉन्च करे जाएंगे। तीसरी स्टेटमेंट GSLV Mark 3 रशिया के द्वारा डेवलप करा हुआ क्रायोजेनिक इंजन को यूज़ करता है अपनी अपर स्टेज में। ध्यान से समझिएगा तीनों स्टेटमेंट्स को और आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 2 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 and 2 ओनली। तीसरी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। आइए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बारी। GSLV Mark 3 को चूज़ करा गया था चंद्रयान 2 स्पेसक्राफ्ट के लिए। ये एक 3 स्टेज हैवी लिफ्ट लॉन्च है जिसको इसरो ने डेवलप करा। यहाँ पर हम लोग 2 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का यूज़ करते हैं। एक होती है कोर लिक्विड बूस्टर, दूसरी होती है क्रायोजेनिक अपर स्टेज बूस्टर। GSLV Mark 3 जो है उसको डिज़ाइन करा गया है, लगभग उसकी इतनी कैरिंग कैपेसिटी है कि 4 टन क्लास ऑफ सैटेलाइट्स को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में वो लेकर जा सकता है और लगभग 10 टन की वजन की सैटेलाइट्स को वो लो अर्थ ऑर्बिट में लेकर जा सकता है, जो कि GSLV Mark 2 जो यूज़ होता है उसकी लगभग दुगनी कैपेसिटी से वर्क करता है GSLV Mark 3। मिशन जैसे गगनयान और चंद्रयान 3 जो हैं वो GSLV Mark 3 की सहायता से ही लॉन्च करे जाते हैं। आगे 2-3 बातें और। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि GSLV Mark 3 दोस्तों जो है वो हमारे देश में डेवलप करा गया क्रायोजेनिक इंजन को यूज़ करता है अपर स्टेज में। जो GSLV Mark 2 था ना वो रशिया के द्वारा बनाए गए इंजन को यूज़ करता था, वो रशियन मेड था, लेकिन ये पूरा का पूरा हमने बनाया स्वदेशी रूप से, हमारे यहीं विकसित करा गया। ये एक बात आप याद रखना दोस्तों, ये फैक्ट आ सकता है। क्रायोजेनिक इंजन जो कि GSLV Mark 3 में यूज़ होता है उसको कहते क्या है? उसका नाम है CE-20। तो ये आ सकता है आपसे कि CE-20 हाल ही में एनवायरनमेंट में देखा गया, हाल ही में न्यूज़ में देखा गया क्या है, ये एनवायरनमेंट का कोई पॉल्यूशन है, ये कुछ है, ये किसी स्पीशी का नाम है, ये कोई जेनेटिक कोड है। तो आप याद रखना क्रायोजेनिक इंजन GSLV Mark 3 में जो यूज़ होता है उसको CE-20 कहते हैं। इसकी जो डिज़ाइन है ना दोस्तों वो एरियने रॉकेट से जो है वो मैच करती है, जो कि इसरो के द्वारा पहले यूज़ करा जाता था जब वो अपनी हैवियर सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। हम लोग इसको भी रोज़ डाला करेंगे क्योंकि पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आपको ये बताना है पहली स्टेटमेंट, असम और मेघालय
हमसे बोल रहा है कि वो बॉर्डर शेयर करते हैं 180 किलोमीटर से कम का। दूसरा वो बोल रहा है हमसे मेघालय को असम से निकाला गया था बाहर असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की मदद से। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको बतानी करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 नॉट 2। स्क्रीन को पॉज करके करेक्ट आंसर के बारे में सोचिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2 ओनली। असम और मेघालय जो हैं वो 885 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर शेयर करते हैं। मेघालय को बिल्कुल असम से निकाला गया था असम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत। चलते हैं आगे। आपको दोस्तों ये बताना है अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक ग्लोबल रैंकिंग दिखता है कंट्रीज को अकॉर्डिंग टू द कि ट्रैवलर्स के पास कितनी फ्रीडम है जिस कंट्री का वो पासपोर्ट जो है वो होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स के अगेंस्ट आपको जो नॉर्मल पासपोर्ट होते हैं उसमें कितनी फ्रीडम है। ये जो रैंकिंग है ये डेटा से कलेक्ट करी जाती है। वो डेटा लिया कहाँ से जाता है, समझ गए आप क्वेश्चन? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो रैंकिंग प्रिपेयर करता है कंट्रीज की, वो डेटा लेता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी संस्था से जो है वो डेटा कलेक्ट करा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है एयरलाइंस फॉर अमेरिका, दूसरा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, तीसरा है फ्लाइट ट्रेडर 24 और चौथा है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। तो बताइए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जब अपना डेटा कलेक्ट करता है तो वो इनमें से कौन सी संस्था के डेटा को यूज करता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। आइए यहां पर देखते हैं। हेनले एंड पार्टनर्स ये जो है रैंकिंग पब्लिश करता है कंट्रीज की और इंडेक्स देता है डिफरेंट वर्ल्ड पासपोर्ट को। ध्यान से सुनना, किस पैरामीटर के बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस देयर होल्डर्स कैन एक्सेस विदाउट प्रायर वीजा। मतलब कंट्री ए के पासपोर्ट होल्डर्स दूसरी कंट्रीज कितना जा सकते हैं और उनको वीजा की आवश्यकता ना पड़े, तो इसका मतलब उस पासपोर्ट में दम है। तो नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस देयर होल्डर्स कैन एक्सेस विदाउट प्रायर वीजा, कि वीजा की जरूरत ना पड़े और सिर्फ पासपोर्ट के बेसिस पे जो है हम जा सकें। मतलब एक प्रकार से आप ऐसा मान सकते हैं जैसे इंडिया नेपाल के रिलेशंस हैं, वहाँ पर हमें वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंडिया भूटान के रिलेशन है, यहाँ पर भी नहीं पड़ती। तो यहाँ पर यह है कि पासपोर्ट में इतनी दम होनी चाहिए कि दूसरी कंट्रीज़ क्या आपके पासपोर्ट को देखते हुए अलाउ कर रही है कि वो वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं है और आप वहाँ पर लैंड कर सकते हैं। इसका मतलब आपकी कंट्री की एक ग्लोबल सिग्निफिकेंस है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है, दम है आपके पासपोर्ट में। तो इसको लॉन्च करा गया था 2005 में। रैंकिंग जो है वो बेस्ड होती है एक डेटा जो कि कलेक्ट करा जाता है आईएटा से, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। ये एक ट्रेड एसोसिएशन है 290 एयरलाइंस का, जिसमें सभी मेजर एयरलाइंस जो कि वर्ल्ड की फेमस एयरलाइंस है वो इसका पार्ट है। इस इंडेक्स में 199 डिफरेंट पासपोर्ट को और 227 डिफरेंट ट्रैवल डेस्टिनेशंस को जो है वो कैलकुलेट करा जाता है। और ये रियल टाइम बेसिस पर जब भी किसी कंट्री में पॉलिसी चेंजेस आते हैं या वीज़ा या फिर पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी चेंजेस आते हैं तो ये जो इंडेक्स है इसको अपग्रेड कर दिया जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे ये पूछ रहा है, ये जो डीप टाइम प्रोजेक्ट है जो हाल ही में न्यूज़ में देखा गया, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? क्या ये मेजर करेगा टाइम को डीप स्पेस में? क्या ये टाइम को मेजर करेगा डीप ओशन में? क्या ये एक तरीके का ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन है? या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है? तो स्क्रीन को पॉज करके करेक्ट आंसर के बारे में सोचिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है। डीप टाइम प्रोजेक्ट दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक तरीके से इंसान की साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट है। आइए समझते हैं कैसे। फ्रांस के लॉम्ब्रिस केव जो है वहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है वो कंडक्ट करा गया था। अब ये प्रोजेक्ट जो है जितने दिन के लिए कंडक्ट करा गया था ख़त्म हो गया। इसमें क्या हुआ था, 15 लोगों का एक ग्रुप बनाया गया था और उनको लगभग 40 दिन और 40 रात जो है इस केव में बितानी थी, जो है लॉम्ब्रिस केव्स, जो कि फ्रांस में लोकेटेड है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों कि लॉम्ब्रिस केव्स जो हाल ही में न्यूज़ में देखी गई वो कौन सी कंट्री में? तो आप याद रखिएगा फ्रांस। एक शॉर्ट कॉपी बना लीजिए, जितने फैक्ट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उनकी एक्सप्लेनेशन। हम लोग MCQ फॉर्मेट में इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि आपकी एलिमिनेशन की प्रैक्टिस भी हो जाए और पूरा करंट अफेयर का आर्टिकल भी आपका रेडी हो जाए। तो एक शॉर्ट नोटबुक बनाकर A4 शीट बनाकर आप ये सारे फैक्ट्स को नोट कर सकते हैं। ये टेंट में जो है वो रुके, इन्होंने अपनी खुद की बिजली वगैरह का इंतजाम कैसे करना करा और इनका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। अब पर्पस क्या था इस प्रोजेक्ट का? इस प्रोजेक्ट का दोस्तों पर्पस ये था कि ये देखा जाना था कि अगर किसी इंसान को एक्सटर्नल टच नहीं मिलता तो वो उसके परसेप्शन को कैसे इन्फ्लुएंस कर देता है। मतलब जब हम बाहरी दुनिया से कट हो जाते हैं बिल्कुल, तो वो हमारे थिंकिंग, साइकोलॉजी, बिलीफ फैक्टर को, इन सबको कैसे इन्फ्लुएंस कर देता है, हमारे सोच विचारों को। इसका एम ये था, ये इन्वेस्टिगेट करना कि लोगों को अगर एकदम से जो अभी तक शहरी लाइफ बिता रहे थे, अपने कमरों में मस्त लाइफ बिता रहे थे, अगर उनकी लिविंग कंडीशंस और एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी ड्रामेटिक चेंजेस आते हैं तो लोग बिहेव कैसे करेंगे, ठीक है, उनका नेचर, उनका बिहेवियर कैसे बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रैफिक से रिलेटेड है।
ठीक है। पहली स्टेटमेंट, ये एक ज्वाइंट प्रोग्राम है WWF और IUCN का। दूसरा, ये गवर्न करा जाता है UNEP के द्वारा। और तीसरा, इसका एम ये है, ये इंश्योर करना कि वाइल्ड प्लांट्स में और एनिमल्स में जो ट्रेड होता है वो किसी भी प्रकार से खतरा ना बने नेचर के कंजर्वेशन के लिए। तो आपको बता रहे हैं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है दोस्तों वो करेक्ट है। 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, 1, 2 and 3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1 and 3 ओनली। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। ट्रैफिक का नेचर क्या है? ये एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। इलीगल ट्रेड को जो है वाइल्ड लाइफ का उसको रोकना, इसको फाउंड करा गया था 1976 में। ये एक प्रकार की अलायंस है, समझौता है। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बीच में इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों आपको यूके में देखने को मिलता है। यूके के शहर कैम्ब्रिज में ये टाइप किया। ये एक प्रकार की इंटरनेशनल नॉन एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और एक वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क है। इलीगल ट्रेड जो होता है, व्यापार जो होता है फ्लोरा एंड फौना का, उसको देखना। इसका एम ये है, ये इंश्योर करना कि जो ट्रेड होता है वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स में वो किसी भी प्रकार से खतरा नहीं होना चाहिए नेचर के कंजर्वेशन को। ऐसा ना हो नेचर को बचाने के लिए एक तरफ प्रयास चल रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ उनको खतरा जो है वो मंडरा रहा है। तो ये इसको खतरे को टालना है। इसको गवर्न करा जाता है ट्रैफिक इंटरनेशनल के जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं वो उसको चलाते हैं। ट्रैफिक 2020 का गोल ये था कि इलीगल और अनसस्टेनेबल तरीके से जो वाइल्ड लाइफ का ट्रेड होता है तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो वो प्रेशर डालता है उस प्रेशर को रिड्यूस करा जाए और बेनिफिट जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के और ह्यूमन वेलबींग के उसमें एक प्रकार का बैलेंस देखा जाए, तो ताकि सस्टेनेबल लेवल पर जो है वो ट्रेड हो सके और वाइल्ड लाइफ को किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। तो दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपको ये देखने को मिलता है। आपसे कुछ बोला गया है कि कुछ आपको टर्म्स दी गई हैं, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स, न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट और प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस। आपको ये बताना है इनमें से कौन सी संस्थाओं के जो एम्प्लॉयज़ जो काम करते हैं वो सोशल सिक्योरिटी के अम्ब्रेला के अंदर कवर्ड होते हैं अंडर द एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में एक कैटेगरी होती है सोशल सिक्योरिटी की। तो आपको बताना है इनमें से जो लोग काम करते हैं रेस्टोरेंट, होटल्स में, मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स में, न्यूज़पेपर एस्टैब्लिशमेंट में या फिर प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में, इनमें से किसके एम्प्लॉयज़ इस चीज़ के अंदर कवर्ड है। ऑप्शन आपके सामने 1, 2 and 3, 4 ओनली, 1, 3 and 4 ओनली, 1, 2, 3 and 4। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सभी के सभी ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये जो है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के अंदर कवर्ड है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी।